अगले 5 साल में हमारा फोकस ये रहेगा कि हम शिवाजी नगर को एक अच्छे से अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल जो बनाया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए जैसे अब रसल मार्केट है। ड्रग्स की तरफ नौजवान जा रहा है। शिवाजी नगर दूसरे मोहल्लों से परे नहीं है। जो दूसरे मोहल्ले में जो परेशानियां, जो बुराइयां जितने भी हैं वो हमारे मोहल्ले में भी हैं। मैं नहीं समझता कि सिर्फ पुलिस के ज़रिए इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ। एक तो जो है माशरे को, सोसाइटी को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। एक है कि कम्युनल एंगल से माशरे को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। नफ़रत की जो सियासत होती है उसको भी जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत। इस समाज को बांट दें हिंदू और मुसलमान में, और इस बंटवारे का फ़ायदा हम सियासी तौर पर उठाएं। गणेशा की जो यात्रा निकली, अलग अलग जगह पर जो है दंगे के माहौल, दावनगिरी से भी खबरें आई। रियासत में कांग्रेस हुकूमत है। बीजेपी और आरएसएस का सीधी स्ट्रैटेजी है, हमेशा वो टेंशन वाला माहौल, तनाव वाला माहौल बनाकर रखना चाहते हैं। और अपने लोगों को हर जगह उन्होंने प्लांट कर दिया। हुकूमत में भी प्लांट कर दिया है, सियासत में भी प्लांट कर दिया है, जुडिशरी में भी प्लांट कर दिया, सब जगह मीडिया में भी प्लांट कर दिया। 400 पार का जो एजेंडा था बीजेपी का, उसको जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस कलेक्टिव जो काम किया गया है उसका बदला जो है वक्त के जरिए से ले रही है बीजेपी के एजेंडे में। जब तक वो हमें टारगेट नहीं करते, जब तक वो हमें इस मुल्क का दूसरा शहरी नहीं बना देते, जब तक इस आइन को, संविधान को वो चेंज नहीं करते, ये उनका एजेंडा कंप्लीट होने वाला नहीं। क्योंकि आज वक्त कैसा वक्त आ गया है। अगर कोई मुजरिम है, किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका डाला है, किसी ने रेप किया है, या किसी ने कुछ भी गलत काम किया है, तो पहले उस मुजरिम को मुजरिम ना समझकर हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जा रहा है। तो अब सब मिलकर काम करते हैं उस पर। तो ये सिर्फ अक़लियतों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है, ये इस मुल्क के ऊपर हमला है। बिल्कुल। तो ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि एक तो हम टारगेट हो रहे हैं इसके, दूसरा मुसलमानों के जो जायदाद हैं, जो हमारे आबा व अजदाद ने इस कौम की भलाई के लिए जिस भी मकसद को आगे रखकर उन्होंने वक्फ किया है, इसको ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये वक्फ तरमीम बिल जो है, ये एक आरएसएस का एजेंडा है, संघ परिवार का एजेंडा है। जैसा हमें वो तालीम और तरबियत से दूर रखना चाहते हैं, जैसा हमें तरक्की से दूर रखना चाहते हैं, माशी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। 98% मुस्लिम लोगों ने जो है कांग्रेस को वोट दे करके जो मौका है, इख्तिदार का मौका दिया है। तो कांग्रेस आज जो इख्तिदार में है, तो क्या वजह है कि आज तक 2B रिजर्वेशन को कायम नहीं किया गया? एक सर्कुलर था जो अब नहीं है, और ये तमाम वादे जो है कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले किए थे कि पूरे किए जाएंगे। मुड़ा केस को लेकर के रेजिग्नेशन की भी बात सामने आ रही है। 40 साल से वो पब्लिक लाइफ में है और उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं हुआ। अभी मैंने शिवाजी नगर के अंदर 2 बड़े शादी घर का काम शुरू किया है। हम जो गर्ल्स के कॉलेज बना रहे हैं, लड़कियों को PG तक हुकूमत फ्री पढ़ाती है। हमारे लोग भेजते नहीं भेजते। यहाँ से महारानी कॉलेज तक नहीं भेजते। वहाँ पे हम लोगों को बैठकर फैसला लेना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए। आपके मसाजिदों को आप उसको सेंटर बना करके, जिनके बच्चे हैं उनके वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। कोशिशें, मैंने 2 बार पार्लियामेंट लड़ा, उसमें मैं नाकाम रहा। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, मुझे नहीं मालूम। क्या वजह है कि बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस जीतती नहीं है? बहुत सारी सियासी वजूहत हैं, हमारे अंदर की भी कमज़ोरियाँ हैं। जो आज हमारे हालात हैं, बहुत पेचीदे हालात हैं, इसमें सुलझी हुई क़यादत की बहुत ज़रूरत है। आदाब नाज़रीन, आज की खुसूसी मुलाकात में खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद साहब। सबसे पहले रिजवान अरशद साहब, आपका कीमती वक्त है हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस इंटरव्यू में कुछ हमारे सवालात हैं और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो उसी सिलसिले में सबसे पहले तो कि आपने भी कुछ सोचा कि आने वाले दिनों में इस तरह की मैं तब्दीली करने की कोशिश करूँगा? कोशिश ये है कि जो शिवाजी नगर हल्का है जी, और जहाँ के लोग
उस हल्के के लोगों को कई सालों से डेवलपमेंट से महरूम रखा गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसको करना ज़रूरी था उस मोहल्ले को, इस एरिया को रहने लायक बनाने के लिए। और हमारे माशरे में, समाज में जो लोग जिनके पास उतने वसाइल नहीं हैं, जी उनकी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए, उन बेहतर करने के लिए, उनके बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, जी उनके सेहत के लिए जो इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जी और मोहल्ले को पाक साफ रखने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहना ज़रूरी है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक मुसलसल हमारी कोशिश, मैं तकरीबन पिछले 5 साल से जी मैं एमएलए रहा हूँ, उसमें मेरी ये कोशिश है कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जो सहूलतें फराहम होनी हैं, और वो हुकूमत के ज़रिए से जो हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं जी वो हम अगर कर दें तो हल्का एक मॉडल हल्का बन जाता है। जी तो हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाएं, और अच्छी सड़कें, पाक साफ माहौल, तिजारत के लिए एक ऐसा मौके माहौल जो फराहम करें। जी बनाएं ताकि तिजारत बढ़े, लोगों को काम मिले, लोगों की आमदनी बढ़े, लेकिन लोगों को अपने बच्चों की तालीम के लिए लाखों के रुपए खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सरकारी स्कूल ही प्राइवेट स्कूल की तरह हो। जी सरकारी कॉलेज नहीं है, हमने 2 पीयू कॉलेज अभी सैंक्शन करवाए हैं बिल्कुल जो चल रहे हैं लड़कियों के लिए, जी और एक कोएड। अब एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज का काम शुरू करने जा अच्छा रहे हैं। जी। तो हमारी कोशिश ये है कि तो ये कहाँ होगी, शिवाजी नगर में शिवाजी ही? नगर के अंदर होगी, जी अंदर ही। बिल्कुल शिवाजी नगर के अंदर होगी। जी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है उसके बिल्कुल पीछे होगी। अगले 5 साल में हमारा फोकस ये रहेगा कि हम शिवाजी नगर को एक अच्छे से अच्छे स्कूल्स जो हम काम कर रहे हैं उसको मुकम्मल करें। हॉस्पिटल जो बनाया है उसको हेल्थ केयर के लिए उसको और सारे डिसिप्लिन्स वहाँ लेकर आए, जी और अच्छी सड़कें बने, अच्छे से अच्छा एक स्टेडियम बने जी बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के के लिए, रिलेटेड। स्पोर्ट्स के लिए, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए जैसे अब रसल मार्केट है, जी उसको एक हिंदुस्तान में एक बहुत पुरानी मार्केट हाँ, है जी, रसल मार्केट। वो तो कदीम मार्केट है ही है, जी उसकी एक अपनी तारीख है, लेकिन उसको हम ऐसा मॉडल और मॉडर्न मार्केट बनाएं जी ताकि लोग देखें कि हमारे मोहल्लों के अंदर भी इतना ओके बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ओके। देखा जाता है कि खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ज्यादा से ज्यादा जो सरमाया होता है वो शादियों में ज्यादा खर्च हो जाता है, एजुकेशन पे बहुत कम देखने को मिलता है, और ड्रॉप आउट्स लेवल जो है मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा है। तो एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां पर जरूरत है, कौमी बेदारी की भी जरूरत होती है। तो उसके लिए इंडिविजुअली तौर पर कम्युनिटी को बेदार करने के लिए कुछ सेमिनार्स की जरूरत होती है, या फिर उनके साथ इंटरेक्शन की जरूरत होती है, और उनके साथ कम्युनिकेशन की जो जरूरत होती है, तो उसको फिल करने के लिए क्या कोशिशें होंगी? देखिए, समाज में एक सियासी नुमाइंदा ही सब कुछ नहीं कर सकता, बट जी ये उसकी तरफ लोगों का दिल माइल कर सकता है, उसकी जी तरफ लोगों की तवज्जो ले जा सकता है और उसकी तरफ थोड़ा काम कर सकता है। अभी मैंने शिवाजी नगर के अंदर 2 बड़े शादी घर का काम शुरू किया है। जी बेहतरीन शादी घर आएंगे, मैरिज प्राइवेट से हॉल्स, मैरिज शादी हॉल्स हॉल। बेटर आएंगे। पुराने थे 40-50 साल, 60 साल पुराने, जो हमने अभी ओके फिर से तामीर हम कर रहे हैं। एक तो 6-8 महीने में ही हम उसको इनॉग्रेट कर देंगे, और 1 साल 1.5 साल लगेगा। जी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग जो जाकर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये वो खर्च करते हैं प्राइवेट शादी में। शादी जी महलों में दे रहे हैं, जी उससे अच्छे शादी महल यहाँ पे आपको फ्री मुहैया होंगे, बिल्कुल। छोटे से छोटे खर्च में मुहैया होंगे। तो उस पैसे को पैसे को एजुकेशन आप पे खर्च कर एजुकेशन पे सकते हैं। खर्च जी करो। जी जो हमने हॉस्पिटल बनाई है जी सुपर सुपर स्पेशलिटी, स्पेशलिटी। बेंगलुरु के ईस्ट में, जहाँ पे अक्सरियत में हमारी आबादी है, ओके वहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकारी नहीं थी, नहीं मेरे। तो लोगों को कहाँ जाना पड़ता था। जी तो हमने इसलिए बनाई है ताकि हेल्थ का जो पैसा बचे वो अपने एजुकेशन में। वहाँ पर अब जो हम जी स्कूलें तामीर कर रहे हैं,
इसमें इसलिए कर रहे हैं कि ये भी पैसा आप Okay. स्कूल के लिए मत डालिए, आप उसको अपने बच्चों के फ्यूचर तालीम के और लिए कुछ तरबियत के हेल्प लिए, कर सकते फ्यूचर हैं के तो। लिए, बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए यस आप रखिए। जी हम जो गर्ल्स के कॉलेज बना रहे हैं, लड़कियों को पीजी तक हुकूमत फ्री पढ़ाती है, हमारे लोग भेजते नहीं है नहीं बच्चों बेचते को। जी यहाँ से महारानी कॉलेज तक नहीं भेजते हैं, इसलिए अंदर एक कॉलेज बना रहे हैं, ओके हाँ क्योंकि तो करीब हो जाएगा करीब हो उनके लिए। जाएगा, वो पढ़ लिख लें। लेकिन मैं इतने से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी कौम है, बिल्कुल बहुत वसी एरिया में फैला फैली हुआ हुई एरिया है। रहता है जी हाँ। हर जगह आपका नुमाइंदा नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे मैं हूँ, कहीं पे जी हो नहीं सकता। जी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल होनी जी चाहिए, जी वहाँ पे पूरे माशरे को जमा होना चाहिए। बिल्कुल वहाँ पे हम लोगों को बैठकर फैसला लेना चाहिए, जायजा लेना चाहिए। आपके मसाजिदों को आप उसको सेंटर बना करके, वहाँ से आपको सर्वे करा करके जी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को मदद की ज़रूरत है, कितने बच्चे बच्चियाँ हायर एजुकेशन करना चाहती हैं, उनको हम कैसे मदद करें, बिल्कुल उनके अंदर क्या सलाहियत है, क्या टैलेंट है, क्या कैपेबिलिटी है, उसको हम कैसे उजागर करें, कैसे उनके, ये सिर्फ जो है, अगर जिनके बच्चे हैं उनके वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो पूरे मस्जिद माशरे के की जो जिम्मेदारी। सेंटर जी एक सेंटर तो बना के वहां से ये काम को माशरा कहाँ से काम कर सकता है? जब कहीं तक चले हम मस्जिद को सिर्फ इबादत के लिए रखकर इस्तेमाल करेंगे, तब तक ज़ाती तौर पर हमें हमारी इबादत करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन इनफरादी जो फ़ायदा होगा उससे काम नहीं चलेगा। इज्तिमाई तौर पर फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल तो इज्तिमाई तौर पर फ़ायदा होना चाहिए, तो हमें मसाजिद को एक सेंटर एक्टिव सेंटर बनाना चाहिए, जिसको ओपन सबके लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। जी और वो मस्जिद में सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं होगी, बल्कि हमारा बच्चा जिसके सर पे छत नहीं है, अगर वो बैठकर पढ़ना चाहे तो उसके पास वो लाइब्रेरी भी मस्जिद में हो। बिल्कुल अगर बच्चों को हमें नशे की लत से, इससे दूर रखना है, तो एक जिम भी, एक आपको वर्जिश करने की जगह भी मस्जिद के मस्जिद अहाते में में कायम अहाते हो के जी कायम हो। जी आपको एक बैतुल माल मस्जिद के अहाते में हो, मस्जिद में हर चीज़ का, जरूरतमंदों के लिए जरूरतें पूरी हो ज़रूरतमंदों रही हैं हैं, कौन ज़रूरतमंद उसकी तो लिस्ट फहरिस्त आपकी मस्जिद में हो। जो हमारी आलिशान मसाजिद हैं, जी इनको सेंटर बना करके यहाँ से पूरे माशरे को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। तो ये मस्जिद मैसेज के जो है इहाते जी में अगर कोई दूसरी अक़वाम के लोग हैं, हमारा हिंदू भाई है, हमारा क्रिश्चियन भाई है, कोई भी क्यों ना हो, जी अगर उसको भी मदद की ज़रूरत है तो वो मोहल्ले की मस्जिद उसे मदद करे। जब तक हम इस पर काम नहीं करते, मैं नहीं समझता कि इस कौम को आगे बढ़ने के लिए, तो ये जो आपका मैसेज है कि एक मस्जिद को सेंटर बनाया जाए मुआशरे में तब्दीली के लिए, बहुत से लोग सोचते होंगे कि मस्जिद में ये काम क्यों, ये काम कहीं और से कर लें, मस्जिद जो है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनी, ये एक सोच बनी हुई है। तो उस सोच को ख़त्म करने के लिए आपने तो एक मैसेज दे दिया है कि मस्जिद को सेंटर बनाया जाए, लेकिन वो जो सोच है उसको कैसे तब्दील किया जाए और कहाँ से उसकी शुरुआत होनी चाहिए? हम लोग जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जी इसके साथ साथ अल्लाह के बंदों की खिदमत करना भी, जी खिदमत उसको खिदमत खल्क भी उसको खुश करने के मानंद है। जी अल्लाह बार बार कह रहा है कि मेरे बंदे जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको मैंने ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, वो उनको अपने से कमतर अपने का से ख्याल कम, कर रखे ये हमारे मजहब में जी ये आ गया है, बिल्कुल ये कोई अलग चीज़ नहीं। सही बात तो जब ये इसके अंदर आ गया है, तो हमें इसको करना लाजमी होगा हमारे। जी तो इबादत के साथ साथ ये भी इबादत है, बिल्कुल इसको इबादत से बाहर रखेंगे तो सोच बिल्कुल नहीं तब्दील होगी जी। बिल्कुल तो अभी जिस तरीके से आपने बात कही कि इन तमाम एजेंडों पर काम होना चाहिए, आपने एक और चीज जिसका जिक्र किया है वो है नशे की चीजें। एक तो एजुकेशन से पीछे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, उल्टा जो है ड्रग्स की तरफ नौजवान जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, माशरे में आम हो जा रही है चीज़ें, खास करके ज़्यादा पॉपुलेशन का जो इलाका होता है वो इसके गिरफ्त में ज़्यादा होता है। तो शिवाजी नगर चूंकि ज़्यादा पॉपुलेशन का इलाका है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है,
तो यहाँ से भी ये खबरें बार बार आती रही हैं कि फलां जगह पर एक लड़का जो है ड्रग्स लेते हुए मारा गया, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में होता है। तो इसकी रोकथाम और इसको भी कैसे देखिए, चीज़ों शिवाजी नगर दूसरे मोहल्लों से परे नहीं है। जी जो दूसरे मोहल्ले में जो परेशानियां, जो बुराइयां जितनी भी हैं, वो हमारे मोहल्ले में भी हैं। जी और मैंने थोड़ा पुलिस के जरिए इसको पकड़ में अवेयरनेस लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ पुलिस के जरिए इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ। सो इसीलिए, क्योंकि ये कदीम इलाका है, पुराना इलाका है, हमारे पास जगह नहीं है, तो जहाँ पे हम अभी शादी महल बन रहे हैं उसके ऊपर हमने स्पोर्ट्स सेंटर का क़याम किया है। जहाँ पे स्कूल बन रहे हैं उसके अंदर हमने स्पोर्ट्स का इंतज़ाम किया है। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। अभी एक मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ पे अभी स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात कर रहे हैं। तो मेरी ये सोच है कि हम स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दें, साथ साथ में डी एडिक्शन सेंटर का काम हम शुरू करें, और रोक करके हाँ, और मंदिर, मस्जिद, चर्च जितने लोग हैं उन सबको जमा करके हम कलेक्टिवली सबको बात कर कर एक मुहिम शुरू करें, ताकि मसाजिद में उसके बारे में हम बात करें, चर्च में उसके बारे में हम बात करें, मंदिरों में उसके बारे में हम बात करें, जहाँ पे भी हम जमा हो रहे हैं इसको हम एक एजेंडा के तौर पर हम लें। तो हमारा जो चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा था कि हमारी हुकूमत को इस पर एक बहुत बड़ा काम करना चाहिए, वरना आने वाली नस्लें हमारी बहुत नुकसान में हो सकती हैं। अपना मुस्तकबिल खो देंगी। तो उन्होंने एक मिनिस्ट्रल टीम की एक कमेटी बनाई है कि सिर्फ ड्रग्स के रोकथाम के लिए काम करेगी। तो पिछले हफ्ते ही बनी है। मुझे उम्मीद है कि वो मिनिस्ट्रल टीम भी बैठेगी, जो अपनी जस्तजू कर कर क्या रिकमेंडेशंस लेके आएगी, उस पर भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तो जो है माशरे को, सोसाइटी को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, एक है कि कम्युनल एंगल से माशरे को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। नफ़रत की जो सियासत होती है उसको भी जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ड्रग्स को कंट्रोल किया जाता है, तो उसके रिलेटेड मतलब कम्युनल एंगल को कम किया जाए। अभी जो रिसेंट हमने देखने को मिला कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत है, तो यात्रा निकली, गणेशा की जो यात्रा निकली, अलग अलग जगह पर जो है दंगे के माहौल, दावनगिरी से भी खबरें आई, और यहाँ पर करीब में मंड्या का जो मामला है। तो ये कम्युनल एंगल को, इस ड्रग्स को, कम्युनल जो ड्रग्स फैला हुआ है माशरे में, उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या कोशिशें हो रही? देखिए, इसके लिए हमें इतनी बात समझनी चाहिए कि ये जो कम्युनल या फिरका वाराना माहौल जो बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि समाज में हम इस समाज को बांट दें हिंदू और मुसलमान में, और इस बंटवारे का फायदा हम सियासी तौर पर उठाएं, बिल्कुल, और उसके जरिए इख्तिदार पालें। जी तो हम जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का सीधी स्ट्रैटेजी है। जी, उनका क्लियर क्या है, उनको ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। सही। उन्हें मतलब है समाज में बंटवारा होना चाहिए, जहर इतना फैला दो समाज में ताकि एक दूसरे से हम कोई रिश्ता ना रखें। तो जब बंटवारा हो जाएगा तो बीजेपी और आरएसएस इख्तिदार पालेंगी, और जब वो इख्तिदार में रहेंगी तब भी मुसलमानों को, अक़लियतों को, क्रिश्चियनों को दिखा करके कि ये बहुत बड़े समाज के दुश्मन हैं, मुल्क में इनसे नुकसान हो रहा है, ये ऐसा एक माहौल बना करके वो इख्तिदार में काबिज रहना चाहते हैं, टारगेट करते हैं। और जब नहीं भी रहते तब भी टारगेट करते हैं ताकि अगला इलेक्शन हम जीत जाए। माहौल हमेशा वो टेंस में देखना चाहते हैं, बना करके टेंशन वाला माहौल, तनाव वाला माहौल बनाकर रखना चाहते हैं जी। तो ये उनकी मुसलसल 100 साल की कोशिश है कि इस माहौल को उन्होंने इस तरीके से बनाया है, और अपने लोगों को हर जगह उन्होंने प्लांट कर दिया है। हुकूमत में भी प्लांट कर दिया है, सियासत में भी प्लांट कर दिया है, जुडिशरी में भी प्लांट कर दिया, सब जगह मीडिया में भी प्लांट कर दिया। तो अब सब मिलकर काम करते हैं उस पर। तो ये सिर्फ अक़लियतों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है, ये इस मुल्क के ऊपर हमला है। बिल्कुल। तो ये हमारी जिम्मेदारी
इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तो हम टारगेट हो रहे हैं इसके, बिल्कुल दूसरा इस मुल्क की इस मुल्क की खिदमत में, इस मुल्क के लिए हमने हमेशा कुर्बानियां दी है और आज भी इस मुल्क को इस फिरका परस्ती से बचाने का बेड़ा हमें ही उठाना चाहिए। सही जी। ना सिर्फ इसलिए कि हम टारगेट हैं, बल्कि इसलिए है कि इस मुल्क के लिए हमारे आबा व जो अजदाद सही ने है, जो जो कुर्बानियां दी कुर्बानी दी जी। है, वो कुर्बानियों को जाए ना जाने देंगे, तो इसलिए भी हमें काम करना है। इस मुल्क को मजबूत तो बनाने के लिए मैं जो समझता हूं कि हिकमतन काम करना इस पे बहुत जरूरी है। जी जब कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है, आपके ऊपर नफरत के जो हमले आपके ऊपर हो रहे हैं, उसका जवाब वापस नफरत से आप नहीं दे सकते, देंगे तो उसमें कोई हल निकलेगा नहीं, उनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा बीजेपी और आरएसएस का, और आप फेल हो जाएंगे। जी तो हमें नफरत का जवाब मोहब्बत से, उनकी नासमझी का जवाब समझदारी से, उनके जितनी कोशिशें होती हैं तोड़ने की, हमें जोड़ने पर काम करना चाहिए। लेकिन एक पूरे मुनज़्ज़म तौर पर आरएसएस और बीजेपी ये कोशिश करती रहती है कि हमें इस समाज में इतना जहर घोल कर, इतना टारगेट कर कर इस समाज को तोड़ दे। पिछले 10 साल में इस लेवल पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है जी लेकिन पिछले 100 साल से भी बहुत काम किया है। तो मैं नौजवानों से और हमारे दीगर जितने इदारे हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, ये जितने जिम्मेदार शख्सियात हैं हमारे कौम के, उनसे मेरी मुअद्दबाना ये अपील है कि इस चीज़ को समझ जाए हम और हिकमत से हम काम लें। और बाज़ औक़ात पत्थर ज़रूरी नहीं कि हमारा कोई नौजवान मारे, वो खुद भी मार देंगे, बिल्कुल माहौल खराब करना माहौल है और वहां से फसाद शुरू कर देंगे। तो हमें इतनी एहतियात करनी है, किसी तरीके का मौका इनको ना मिले, क्योंकि जो सड़क पर जिसका नुकसान होता है वो हिंदू या मुसलमान नहीं, वो इंसान होता है, गरीब लोग होते हैं। इनकी सियासत के लिए उनकी बलि चढ़ाई जाती है, बिल्कुल इनकी सियासत के लिए पूरा माहौल खराब किया जाता है, इनकी सियासत के लिए हमें टारगेट किया जाता है। तो हमें मसलियतन, क्योंकि हमें बहुत सोच समझकर पूरी अक्ल के साथ फैसले करने पड़ते हैं। बिल्कुल आम तौर पर हम जज्बाती लोग हैं, हमारे उलमा किराम भी थोड़ा जज्बाती हैं, लेकिन पिछले 5 साल में उन्होंने जो जो क़ियादत की है, जो रहनुमाई की है, जो गाइड किया है, पूरे सूझबूझ के साथ, तो बीजेपी का एजेंडा उसमें आधा फेल हो गया। वरना वो सोचते थे तो ये तो जज्बाती लोग हैं, तालीम की कमी है, हम ये फेंकेंगे तो ये सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे आएंगे तो ये जो बेदारी की आप बात कर रहे हैं, 2024 में हमने देखा कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उसमें ये जो कलेक्टिव माइंडसेट जो बना हुआ है कम्युनिटी का, उसके जरिए से जो है 400 पार का जो एजेंडा था बीजेपी का, उसको जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस कलेक्टिव जो काम किया गया है उसका बदला जो है वक्फ के जरिए से ले रही है बीजेपी। देखिए, उनका एजेंडा मुसलसल चल रहा है जी। इसके ऊपर इसके लिए इसकी वजह से की बात नहीं है, ये उनके एजेंडे में है जी। इनके एजेंडे में जब तक वो हमें टारगेट नहीं करते, जब तक वो हमें इस मुल्क का दूसरा शहरी नहीं बना देते, जब तक इस आइन को, संविधान को चेंज नहीं करते, ये उनका एजेंडा कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो हमें जो हम समझदारी से काम लेना था, हमने पूरी कोशिश हम सब ने मिलकर की है, दूसरे अक़वाम ने भी हमारा साथ दिया है। बिल्कुल, वरना हम अक़लियत हैं, हम माइनॉरिटी हैं, हमारी हैसियत क्या कि हम नहीं सब बदल देंगे, ये बात नहीं है। दूसरे अक़वाम ने देखा है बिल्कुल कि ये गलत हो रहा है, ये मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, अक़लियतों को टारगेट करने का काम जो है ये गलत है। ये संविधान को, आइन को बदलने की जो कोशिश कर रही है बीजेपी, ये गलत है। तो ये जितनी चीजें दूसरे अक़वाम ने, उनके लोगों ने देखा, वो हम सब के साथ जुड़कर हमने ये काम किया है। ये तो पहली बात हमें समझनी है। दूसरी बात ये भी है कि जो जज्बाती
तकरीर करते हैं, तकारीर करते हैं, अरे मोदी ने कहा तो हम ये कह देंगे, योगी ने कहा तो हम ये, इससे काम नहीं चलेगा, जी जज्बात से काम नहीं चलेगा। जी। तो आप समझदारी के साथ। समझदारी के साथ काम करना जी पड़ेगा, बेदारी के साथ काम करना जी। पड़ा। ये जो सामने हमारे जो इतना बड़ा भूत बनकर खड़ा है, 100 साल की मेहनतों का ये नतीजा है उनकी, जी। इसको अगर हमें इसका मुकाबला करना है उसको तोड़ना तो है बहुत तो। सब्र के साथ, जी बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ, मसलिहत के साथ काम करना होगा, पूरे मसले को समझ करके हमें। क्योंकि आज वक्त क्या, कैसा वक्त आ गया है, अगर कोई मुजरिम है, किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका डाला है, किसी ने रेप किया है, या किसी ने कुछ भी गलत काम किया है, तो पहले उस मुजरिम को मुजरिम ना समझकर हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जा रहा है। जी अगर कोई मुजरिम मुसलमान निकला, हर समाज में, हर मजहब में मुजरिम हैं, चोर चक्के हैं, गलत जो मुजरिम के साथ सोच सलूक रखने होना वाले चाहिए हैं, वो होना चाहिए। हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, अपर कास्ट में भी है, कोई दूसरा कास्ट में भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको एक नजर से देखता हाँ, है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यह है कि वो सबको एक बराबर से। लेकिन आज मीडिया में क्या चल रहा है मुसलमान है तो नाम पहले हाँ, आएगा। इसको नाम डाल देंगे, अगर कोई है दूसरा तो नाम नहीं डालेंगे। ये यहाँ तक मुजरिमों को भी हिंदू और मुसलमान में जिस माशरे में बांट दिया गया है, तो हमें ये सोचना है कि 2 मिनट के लिए कि हम किस तरफ चल पड़े हैं और कहाँ हम पहुंच गए हैं। इससे अगर बाहर निकलना है, शॉर्ट टर्म काम नहीं है, लॉन्ग टर्म काम है। जो समाज को इन्होंने डैमेज कर दिया है, उसको रिपेयर करने का काम जो है, हम सबको मिलकर एक एक धागा जोड़ते हुए जी करना है। वक्फ के जो मामले में एक सवाल है कि अभी तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है और अनकरीब जो है बेंगलुरु भी आने वाली है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यहाँ के उलमा से मुलाकात होगी, कायदीन हैं। तो इस सिलसिले में किस तरीके से इस बिल का अपोज किया जाए? कर्नाटक में भी काफी बड़ी तादाद में जो है वक्फ की जायदादें मौजूद हैं। तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यहाँ से क्या है? यहाँ पर जो है इससे पहले जमीयत के लोगों ने भी सिद्धरामैया साहब से मुलाकात की, कायदीन भी जो है इस सिलसिले में कोशिशें कर रहे हैं। तो किस तरीके से इसको अपोज किया जाएगा और क्या रद्द होने के चांसेस कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, वक्फ की जो तरमीमी बिल लाई गई है, ये मुसलमानों के जो जायदाद हैं, जो हमारे आबा व अजदाद ने इस कौम की भलाई के लिए जिस भी मकसद को आगे रखकर उन्होंने वक्फ किया है, इसको ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये वक्फ तरमीमी बिल जो है, इसको नाम ऐसा दिया जा रहा है ताकि इसको हम ताकत दे रहे हैं, बल्कि ये ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बिल के ज़रिए कई लाख एकड़ की जायदाद हम खो देंगे, ठीक है। और इंक्रोचमेंट जो करके बैठा है, जो ख़त्म करना चाहता है उस प्रॉपर्टी को, उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये जो है इनके एजेंडे में पहले से रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये मिल्कियत जो है हमारे बुजुर्गों ने जो दी है हमारे पास रहे। ये अलग बात है कि हमने इस मिल्कियत से कभी फ़ायदा उठाया नहीं है। आज तक बताइए 75 साल में वक्फ की मिल्कियत से कौम को कितना फ़ायदा पहुंचाया गया है, ये अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद ये हमारे बुजुर्गों की मिल्कियत है, जो हमारे लिए, इस कौम के आने वाले नस्लों के लिए, उनकी भलाई के लिए दी गई है। इसका ये मतलब नहीं कि हमने अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया है तो आप उसको खत्म कर दोगे, कब्जा कर दोगे। ये एक आरएसएस का एजेंडा है, संघ परिवार का एजेंडा है। जैसा हमें वो तालीम और तरबियत से दूर रखना चाहते हैं, जैसा हमें तरक्की से दूर रखना चाहते हैं, माशी ताकत से, माशी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं, तो उनको लगता है, हो सकता है आज तक वक्फ का सही इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है नई नस्ल के नए लीडर्स आएंगे, नए लोग आएंगे, ये फायदा उठाएंगे, तो माशी तौर पर ये बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। तो इसीलिए ये करना चाहते हैं तो तरमीमी बिल, लेकिन हमें इसे पुरजोर इसकी मुखालिफत करनी होगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड पार्लियामेंट के अंदर
हमारे सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम इसका पुरजोर मुखालफत में है। इसकी पुरजोर मुखालिफत में है, और ये जो बिल है ये मुसलमानों के साथ ही नहीं, ये आइन के साथ जी धोखा है, जी क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, ये आइन के खिलाफ है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जी और कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत की वजह से ये बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया। लेकिन सेलेक्ट कमेटी में भी इन्हीं की मेजॉरिटी है, जी मुझे इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। जी बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल कांग्रेस पार्टी पूरे अपनी जितनी ताकत है उसको लगा करके अपोज करेगी, उसके मुखालिफत में खड़े रहेगी पार्लियामेंट में। अगर फिर भी ये लोग खुदा ना करे इसको पास करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा अगली बार कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाएगी और वापस ये बिल आज जिस शक्ल में है उसमें वापस लेके आएंगे जी और ये सब जो अमेंडमेंट्स हैं जो तरमीम किए गए इसको खत्म करेंगे, बल्कि और मजबूत करेंगे। हाँ, तो आपने जैसे कि एक बात कही कि कांग्रेस अगर हुकूमत में आती है आइंदा दिनों तो इसको फिर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मजबूती दी जाएगी। रियासती सतह पर अगर बात करें कर्नाटका में तो 90% 98% मुस्लिम लोगों ने जो है कांग्रेस को वोट दे करके इख्तिदार में जो मौका है, इख्तिदार का मौका दिया है। बीजेपी जो यहाँ पर इससे पहले थी, बोमई सरकार थी, तो उन्होंने जो है मुस्लिम्स के 2B रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो रिजर्वेशन है मुस्लिम्स का उसको खत्म कर दिया था। एक जो उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें। तो कांग्रेस आज जो इख्तिदार में है तो क्या वजह है कि आज तक 2B रिजर्वेशन को कायम नहीं किया गया है? देखिए 2B रिजर्वेशन अभी जारी है जी चल रहा है, इसको किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया गया। बीजेपी खुले की तौर पर हुकूमत सामने नहीं आ सका है। नहीं, बीजेपी की हुकूमत जो है उसने खत्म करने की कोशिश की थी। उस वक्त पर हमने कोर्ट में अपील किया था, कोर्ट में मामला चल रहा है और हमारी हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से हम कोर्ट में ये वाज़े करेंगे कि 2B होनी चाहिए और ये साइंटिफिक है, ये सिर्फ किसी धर्म या मज़हब के नाम पर नहीं दी गई है। हमारा बैकवर्ड स्टेटस देख करके कई कमीशंस ने, चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन होगा, हावनूर कमीशन होगा, ये जितने भी कमीशन बने, कांगराज तो अभी तो रिसेंट बना था, सबके कमीशंस के रिकमेंडेशन पर हमें दिया गया है। ये कोई रातों रात उठा करके कोई रेवड़ी या चॉकलेट नहीं दिया गया था। या यही सवाल है रिजवान साहब कि ये बीजेपी हुकूमत में रहती है तो वो एक मीटिंग करके इस कानून को खत्म कर देती है 2B रिजर्वेशन को, तो क्या वजह है कि कांग्रेस एक मीटिंग में उसको वापस नहीं ला सकती? कोर्ट पर क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है जी। एक दूसरा, रिजर्वेशन चल रहा है, रिजर्वेशन रुका नहीं है जी। अगर रिजर्वेशन रुका होता जी तो आप रातों रात बैठकर इसको नया ऑर्डर करिए। नया ऑर्डर की क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं जो पिछले 30 साल पहले जब रिजर्वेशन अमल में आया था वो इतने सारे रिकमेंडेशंस के साथ, फाइंडिंग्स के साथ, रिसर्च के साथ, डाटा के साथ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने कहा था कि मुसलमानों को इस कैटेगरी में रिजर्वेशन की जरूरत है। बिल्कुल। और वो अभी चल रहा है, कोर्ट ने रोका नहीं है, बीजेपी भी रोक नहीं पाई। ऑर्डर तो कर दिया था जी। फिर कोर्ट हम चले गए तो कोर्ट में उन्होंने वहां पे ये किया है, लेकिन एज ए हुकूमत, तब बीजेपी की हुकूमत थी तो वो उस कोर्ट में जाकर कुछ भी बोल सकती है। हमारी हुकूमत है, हम सारे फाइंडिंग्स कोर्ट में लगाएंगे कि ये सारे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हैं, ये सब साइंटिफिकली किया गया है और हमारी हुकूमत इसकी हिमायत में है। जी। तो जब मामला चल रहा है तो आपको अलग से अगर आप यहाँ बनाएंगे तो उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो ये सारे जो मसले हैं इसको कानूनी दायरे में रख करके परमानेंट हल करने की जरूरत है। तो और भी कई मसले हैं रियासत में, हिजाब का मसला है, अजान का मसला भी उठा था, इसी तरीके से बीफ का मामला है। ये तमाम कानून को एक एक करके ख़त्म करने की कोशिशें की गई और ये तमाम वादे जो है कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले किए थे कि पूरे किए जाएंगे, तो देरी क्यों हो रही है? हिजाब का मसला है, आज सब खुलकर हिजाब पहनकर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। हुकूमत का उनका सर्कुलर था
हमारी हुकूमत जैसा ही हमने कहा हर बच्ची को हक है कि वो हिजाब पहनकर जाए या आप बिना हिजाब के जाए। जी। ठीक है, जब जहाँ तक कानून यूनिफॉर्म के बना साथ हुआ है लेकिन नहीं, एक सर्कुलर था जो अब नहीं है सर जी इफेक्ट में, उन्होंने एक सर्कुलर के जरिए रुकवा दिया रुकवा दिया था। वो आज सर्कुलर अमल में नहीं है, जी पर वो मामला भी कोर्ट में है जी और हुकूमत के जरिए कोर्ट में कहा गया है और भी कहेंगे जी कि ये जो है फंडामेंटल राइट है ओके और इसलिए कि वो बच्ची हिजाब पहनती है उसको आप अगर स्कूल और कॉलेज के अंदर नहीं आने देंगे ओके तो उसके फंडामेंटल राइट पर जो उसके बुनियादी हुकूक हैं उसको उसको छीनने की आप बात होगी। ये कर रहे हैं। तो ये मसला भी हल हो गया है, जी हल होगा फॉर्मली, जी कानून के इसमें ही हल होगा, जी टूबी का भी मसला हल होगा और जितने सारे दूसरे इश्यूज हैं जी उसको भी हल किया गया है। आज आप देख सकते हैं कि एक राहत की सांस हम ले रहे हैं। जी अभी जिस तरीके से कर्नाटका में माहौल बना हुआ है, जो मूडा केस को लेकर के सिद्धरामैया साहब के ऊपर जो है लगातार हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर सामने आया, हो सकता है क्यों एफआईआर हुई है लोकायुक्ता पुलिस की जानिब से सिद्धरामैया जी के ऊपर। क्या लगता है आपको? देखिए सिद्धरामैया अब 40 रेजिग्नेशन की भी बात सामने आ रही है पिछले कि 40 साल से वो पब्लिक लाइफ में जी है और उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं हुआ जी और सिद्धरामैया एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड और बहुत ही उसूलन बहुत क्लियर दिमाग के एक विजनरी लीडर हैं, कायद हैं और उनका जो सियासत करने का जो तरीक़ा रहा है और जो मुद्दे वो लेकर चले हैं वो हमेशा दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जो ज़ातें हैं जी उनकी हिमायत में खड़े हुए लीडर हैं। बिल्कुल तो देवराजर्स के बाद 40 साल बाद एक बैकवर्ड क्लास चीफ मिनिस्टर इख्तिदार में आया था, दूसरी बार बना और जो खुले तौर पर दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड्स की हिमायत में बात करता है और उसकी हुकूमत दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड्स की फलाह भला बहबूदी के लिए काम करती है। तो इस बात का जो मलाल है इन लोगों को, इस बात का जो पछतावा है कि एक बैकवर्ड क्लास गरीब घर से गांव का आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। बकरा चराने वाला उस कौम का आदमी इतनी बड़ी पोजीशन पर, ओहदे पर बैठा और सारे बैकवर्ड्स को, सारे दलितों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, छोटी छोटी जो अक़लियत माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो टारगेट किया जा रहा था उसके खिलाफ बात की और उसकी हुकूमत में इन सारे सेक्शंस के लिए काम किया गया। तो ये कहीं ना कहीं उनको इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है कि ये बैकवर्ड दलित और माइनॉरिटीज़ का जी उनकी हिमायत करने वाला, गरीबों की हिमायत करने वाला एक आदमी ये लीडर है और 40 साल की इसकी सियासी ज़िंदगी में कहीं कोई दाग उन पर नहीं लगा है। ये मसला हम क्रिएट करेंगे और उस मसले के ज़रिए उसको इतना बड़ा बना देंगे, यहाँ से लेकर कोर्ट से लेकर ऊपर तक, ताकि इनको हम टारगेट करें और बेदखल कर दें वहाँ से। जो उसूलन इनके खिलाफ है उनको वो जो है लोग निशाना ही बनाने का काम बनाना था, तो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये वाजे कर दिया है कि सिद्धरामैया साहब के साथ खड़ी है, इनको टारगेट किया जा रहा है और हम इनको रोकेंगे, इसके इनके साथ खड़ेंगे, इनको मजबूती देंगे। तो अभी लड़ाई चल रही है, देखेंगे। आपने जो है पहले एमपी इलेक्शन से अपनी शुरुआत की थी बेंगलुरु सेंट्रल से, आप उसके बाद एमएलए बने हैं और 2023 में जो है आप पूरी तरीके से चुन करके एमएलए बने हैं। तो क्या लगता है आपको मुस्तकबिल में आप एमपी बनेंगे या फिर एमएलए ही इसी को जारी रखेंगे? कोशिशें, मैंने 2 बार पार्लियामेंट लड़ा, उसमें मैं नाकाम रहा, पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, मुझे नहीं मालूम। तो आज शिवाजी नगर की आवाम ने मुझे उनका नुमाइंदा बनाकर
एक मौका दिया कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं, सच्चाई की आवाज़ असेंबली में उठा सकूं, जी इस पूरी कौम के लिए, सबके लिए मैं पूरे स्टेट में बात कर सकूं। मेरी ये कोशिश रही है कि मुझे आज जो जिम्मेदारी मिली है, आवाम ने मुझे चुना है, इस हलके के लोगों की खिदमत करें, उनकी नुमाइंदगी करें, इस कौम के बेहतरी के लिए, भलाई के लिए मैं खड़े होकर काम करूं, बात करूं। और जो मुझे जिम्मेदारी आज मिली है मैं उसको निभा रहा हूं। मुझे मुस्तकबिल का नहीं मालूम है कि क्या होगा। जो भी मौके मिलेंगे मुस्तकबिल में, डटकर मजबूती के साथ काम किया जाएगा। जब हक पर बात करना होगा तो पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे, बात करेंगे। और जो आज हमारे हालात हैं, बहुत पेचीदे हालात हैं, इसमें सुलझी हुई क़यादत की बहुत ज़रूरत है। मैं एक नहीं, ऐसे और कई लोगों को, तालीम याफ्ता लोगों को मौके मिलने चाहिए। और एक दो लोगों से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सबको मिलकर एक जहती के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ेगा। जी तो हो सकता है आने वाले दिनों में इन सब चैलेंजेस को, इन सब जो हमारे सामने जो सवाल खड़े हुए हैं, जी इस सब के लिए काम करने का मौका अगर अल्लाह ताला देगा तो उसके लिए कोशिश रहेगी। क्या वजह है कि बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस जीतती नहीं है? इस मर्तबा भी देखा गया कि मंसूर खान जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, लग रहा था कि इस बार तब्दीली आएगी। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं पिछले 15 सालों से, पीसी मोहन, इस मर्तबा जो है उनको हार का मुंह देखने का। लेकिन इसके अलावा जो है बड़ी पॉपुलेशन जो है बेंगलुरु सेंट्रल में माइनॉरिटीज की है। कांग्रेस के भी यहाँ पर जो है एमएलएज हैं, फिर भी कई वजूहात हैं, जी बहुत सारी सियासी वजूहात हैं, हमारे अंदर की भी कमजोरियां हैं। और फिरका वाराना माहौल जो बनता है उसमें, जब एक अक़लियती कैंडिडेट नुमाइंदा लड़ता है तो उसके लिए नेचुरली हवा और ज्यादा टेंस माहौल, हवा दबाव बनता है, टफ हो जाती है। लेकिन मंसूर खान तो जीते हुए हैं, 30,000 कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलकर फिर उनको जीतने के मौके मिलेंगे। इसको आगे चलकर हमें वापस कांग्रेस पार्टी को जिताना है। यहाँ पे ये हमारा टारगेट है। इस बार भी हमने पूरी मेहनत की है, अगली बार भी इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बात करने के लिए आपने बहुत कीमती वक्त दिया। शुक्रिया।